Hello and welcome to 3.0 TV. You are watching the weekly wrap and I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. So let's have a look at the top story for today. Bitcoin, the largest cryptocurrency, started the upward trajectory after staying in a tight range between $19,000 and $20,000, with Monday and Tuesday were not all that different, but the landscape finally started to change on Wednesday when Bitcoin jumped over $20,000 for the first time in about 20 days. The second largest crypto, ETH, skyrocketed to a multi-week high of $1,550. Similar double-digit increases were seen in Cardano, Solana, Dogecoin and Polkadot from the larger cap alts. Bitcoin was trading at $20,193, down 2.6%, while Ethereum, the second largest crypto, was down 3.4% at $1,501. IC15 index of cryptocurrencies was trading lower by 2.7% at 29,710 points. Traders will keep an eye on the upcoming events for further direction. The key dates for the first half of November for the cryptocurrency markets: 1st to 2nd November, FOMC rate hike, expect 75 BPS hike. For November, US payrolls expecting a lower number. 8 November, US midterm elections, Republicans expected to wrest one of House or Senate as per trends. 10 November, US CPI. तो संदीप, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने $1 ट्रिलियन के मार्क को थर्सडे को छू लिया और यहाँ जो यूएस कॉर्पोरेशन है यानी Amazon.com और मेटा, इनकी डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स के बाद 2% की गिरावट बिटकॉइन और इथेरियम में आई है। तो अब जो आने वाले इवेंट्स हैं, इन्हीं पर सभी ट्रेडर्स की नज़र होने वाली है आगे की डायरेक्शन जानने के लिए। जी, ये 10 डेज का जो इवेंट्स है, वो इवेंट्स में सब पॉजिटिव वे से देख रहे हैं, क्योंकि हालांकि जो पिछला जो दौर रहा जो क्रिप्टो को लेकर, तो वो दौर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम था। अब ये 10 डेज़ के इवेंट्स में उनको कुछ अच्छी न्यूज़ उनके लिए भविष्य में आएगी। अब इसके ऊपर एक डायरेक्शन उन्हें मिलेगी। डायरेक्शन जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी द्वारा 28,000 करोड़ के इलीगल ड्रग ट्रांजैक्शंस में भारत के 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में चिंता जताए जाने के बाद ईडी और टैक्स डिपार्टमेंट अन्य 3 डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की जांच कर रही है। ईडी और आईटी डिपार्टमेंट को एफआईयू से डिटेल फाइंडिंग्स मिले हैं। एफआईयू ने नाइजीरिया, केमैन आइलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लगभग 200 ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रांजैक्शंस भारत में एक्सचेंजेस के माध्यम से किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांजैक्शंस 2019 और 2021 के बीच हुआ था। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हम कह सकते हैं। इसके ऊपर अपने भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने एक ट्वीट भी उन्होंने किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्रिप्टो और जो डार्कनेट है उसकी वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो घटनाएं हैं और स्मगलिंग जैसी जो घटनाएं, ड्रग स्मगलिंग की जैसी घटनाएं ये बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से आतंकवाद को कई बार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये उन्होंने एक कंसर्न उनका। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। Philip Schindler, Google's chief business officer, blamed a slowdown in revenue growth on reduced ad spending by cryptocurrency companies and other financial firms during Alphabet's third quarter earnings call on 25th of October. We did see a pullback in spend by some advertisers in certain areas of search in the third quarter, Schindler said. In financial services, for example, we saw a pullback in the insurance, loan, mortgage and crypto subcategories. Sundar Pichai, CEO of Google, stated that the challenging macro climate is having an effect on the company's ad business. तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका कहना है कि जो ओवरऑल एड ग्रोथ है उसमें सिर्फ इस क्वार्टर की सिर्फ 6% एड ग्रोथ इन्हें मिली है और यूट्यूब का यहाँ पे अगर रेवेन्यू हम देखें तो वो पिछले साल से इस साल काफ़ी गिर चुका है। तो ओवरऑल ये इनका कहना है कि जो ऑनगोइंग क्रिप्टो विंटर मार्केट है उसकी वजह से ही ये सब इनकी एड ग्रोथ में जो है डिफरेंस आ रहा है। गूगल ने ये भी कहा है कि ये एक स्मॉल डीप था और जो आने वाला समय है 2023 तक खास करके गूगल सर्विसेज जो है उसकी जो पेमेंट है वो क्रिप्टो में होगी और ये सब जो है वो कॉइन बेस पर भी निर्भर होगा।
ये उन्होंने कहा जी, है। तो 6% जो इनकी एड ग्रोथ इस साल में रही है, इस क्वार्टर में रही है, वो 2013 से देखा जाए तो अभी तक की सबसे कम है। एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे थी, जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस दौरान भी इनकी जो ये एड ग्रोथ है ये बढ़ी थी, तो इससे ज़्यादा। लेकिन अभी 2013 से देखा जाए तो 6%, ये सबसे कम है इस क्वार्टर। बिल्कुल जी, बढ़ते अगली खबर की ओर। लीज ट्रस्ट के कंट्रोवर्शियल रेजिग्नेशन के बाद सिर्फ 45 डेज में ऑफिस में रहने के बाद यूके के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और क्रिप्टो इंथुजियास्ट ऋषि सुनक को 24 अक्टूबर को कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स द्वारा यूके के सबसे नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। सुनक ने 24 अक्टूबर को रिलीज एक वीडियो में 21st सेंचुरी में मनी और फाइनेंस लाने के प्लान की घोषणा की, जिसकी शुरुआत पॉलिसी प्रिंसिपल से सेट हुई, जो G7 और उससे आगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs की एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट और इन्फॉर्म करने में मदद करेगा। तो ये जो ऋषि सुनक जी है, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो सारे विश्व भर में इसकी चर्चाएं है। कुछ लोग इसे अच्छा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, तो कुछ उसको, अगर मैं बात करूं, कुछ क्रिटिक्स उनके कंसर्न्स ने, उन्होंने जो कंसर्न्स क्या किए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि सुनक के अपॉइंटमेंट के बाद डायर इकोनॉमी को अल साल्वाडोर में बदल देगा जी। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर कुछ लोग पॉजिटिव भी है। तो ये 50-50% है, पर जो उनका जो पास्ट अनुभव है, उन्होंने पहले से ऋषि क्रिप्टो एंथुसियास्ट रहे हैं। यस, और उनका जो लेवल है, उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर ऐसा कहीं पर भी लग नहीं रहा है कि वो क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव है। जी बिल्कुल, वो क्रिप्टो और फाइनेंस दोनों को बैलेंस करके ऊपर लेके जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Elon Musk now owns Twitter after months of waffling, lawsuits, verbal mudslinging, and a narrow escape from a full-fledged trial. Musk closed his $44 billion deal to buy the social media service on October 27th. On October 26th, he arrived at Twitter's San Francisco headquarters and met with engineers and ad executives. He also started cleaning house, firing at least 4 top Twitter executives, including the CEO and CFO, on October 27th. तो अब आफ्टर मंथ्स ऑफ लीगल चैलेंजेस और इतनी अनसर्टेनिटी और इतने ड्रामा के बाद अब फाइनली एलॉन मस्क ने ट्विटर को ओन कर लिया है। तो इसके बाद एक इसका जो इम्पैक्ट है वो डोज कॉइन पर भी पड़ा है, क्योंकि उसके जो प्राइस में 40% तक की बढ़ोतरी भी हुई है। जी, एलॉन मस्क का एकदम जो पिछला जो दौर रहा, जो हम लोगों ने देखा कि वो 99% आ ही गए थे। बिल्कुल, ट्विटर का जो डील हुआ था वो होते होते वो उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, सडनली उन्होंने डील क्लोज कर दी। बाद में यूज़र्स में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, फाइनली ये डील क्लोज होगी। यूज़र्स में अभी अगर आप देखोगे तो राहत की सांस अभी वो ले रहे हैं। पर इसको लेकर अभी शायद एलॉन मस्क ट्विटर और सोशल मीडिया को लेकर आगे कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेट करेंगे, क्योंकि जो ट्विटर का जो इसके पहले ट्विटर पे भी बहुत सारे हैक्स हुए थे, अगर आप देखोगे तो ये सब हैक ना हो, कुछ ना हो, तो इसके लिए वो टेक्नोलॉजी पर भी काम करेंगे जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब RIL की सेकंड क्वार्टर की अर्निंग कॉल मेटावर्स पर पोस्ट की गई थी। अनाउंसमेंट के साथ रिलायंस अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस माध्यम का उपयोग करने वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई। PTI द्वारा हवाला दिए हुए सूत्रों के अनुसार मेटावर्स अर्निंग्स कॉल, जिसे किसी भी डिवाइस के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, जिसे Gmetry के कोलैबोरेशन से बनाया गया था, जो एक नो कोड मेटावर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। बहुत बढ़िया कदम है रिलायंस की ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मेटावर्स अर्निंग कॉल जो है किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं। उसे कुछ महंगी डिवाइस AR/VR जैसे जो डिवाइसेस से भी हम कर सकते हैं। AR/VR जैसे बड़े बड़े डिवाइसेस हैं जिसकी $500 से भी ऊपर की जो कॉस्ट है वो लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा कदम है, मतलब धीरे धीरे इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी की ओर पुश कर रही है। गुड चॉइस। जैसे अभी मेटा का भी क्वेस्ट प्रो लॉन्च हुआ था, तो वो भी $1500 का था और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Reddit released the second generation of its NFTs on October 21st and sold out 40 collectibles in 24 hours. Independent developers created the Reddit avatars, which were minted on the Polygon and Ethereum blockchain. Furthermore, the trading volume of Reddit NFTs surpassed $2.5 million in the last 24 hours, accounting for more than 62% of the total trading volume of $4.1 billion since the platform's launch in July.
तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये आंकड़ा है, क्योंकि ओपन सी ने काफ़ी ज़्यादा समय लगाया इस बाग तक पहुंचने के लिए, लेकिन रेडिट ने सिर्फ 4 महीने में, अभी जुलाई में ये लॉन्च हुआ है और सिर्फ 4 महीने में काफ़ी बड़ा मार्क सेट कर लिया। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी जो यूजर्स हैं उन्हें पहले से पता नहीं था कि वो एक NFT खरीद रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ अगर महीनों की अगर बात करें NFTs के बारे में, खास NFT सेल्स के बारे में अगर बात करें, तो हम सभी को पता है कि 75.1% NFT सेल्स में इतनी ये लेवल की डाउन हुआ था जो NFT मार्केट है। तो ये डाउन होने के बाद हमने कुछ प्रोफेशनल्स के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया था। तो शिंदर शर्मा जी ने हमसे बातचीत की थी। तो शर्मा जी ने बताया था इसे हम डाउन नहीं कह सकते, इसको मार्केट करेक्शंस कह सकते हैं। तो ये मार्केट करेक्शंस के बाद अब जो NFT में है वो सब रियल प्लेयर्स है, मतलब हम जेन्युइन भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अभी रेडिट ने जो सरप्राइज दिया अपने जो यूजर्स को NFT भेजकर, अच्छा उनका सेल भी हो रहा है। और मतलब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि NFT अब फिर से बूम होती नजर आ रही है। बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। रिसेंट अपडेट में भारत के पूर्व कप्तान और देश के सबसे टैलेंटेड बैट्समैन में से एक विराट कोहली ने मेटावर्स में अपने एंट्री की अनाउंसमेंट की है, जहां वो अपने पर्सनल डिजिटल कलेक्टिबल्स को लॉन्च करेंगे। स्टार क्रिकेटर ने वेब 3.0 कंपनी फैन क्रेज के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि उनके फैंस प्लेयर कार्ड्स का मालिक बन सके और उन्हें कलेक्ट कर सके, और साथ ही बड़े प्राइजेस जीतने के लिए क्रिकेट गेम्स भी खेल सके। फाइनली विराट कोहली ने मेटावर्स में एंट्री कर दी। देखो सब बॉलीवुड स्टार्स भी है, हॉलीवुड है, सब ये, तो हमारे क्रिकेट पीछे क्यों रहे। तो हमारे क्रिकेटर्स ने भी एक अच्छा कदम उठाया और अच्छा वो बूम करेंगे, और उनको देखकर बाकी प्लेयर्स भी है, बाकी जो क्षेत्र के प्लेयर्स है वो भी इसमें एंट्री करेंगे। बिल्कुल। तो मेटावर्स का अगर हम रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो $15 ट्रिलियन टू $18 ट्रिलियन ये जो मार्केट है ये 2030 तक पहुंच सकता है। Exactly. तो काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और अब क्रिकेटर्स भी। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Binance, a major cryptocurrency exchange, is getting closer to identifying the person responsible for the $570 million hack on its native BNB blockchain, CEO Changpeng Zhao. According to CZ, Binance is collaborating with law enforcement to identify the perpetrator. Zhao outlined the 3 factors that, when combined, make the space safer. The hacker or the hackers were able to withdraw BNB 2 million, which was worth approximately $568 million at the time and $576.6 million today. So according to CZ, the blockchain was able to freeze 80% to 90% of it. तो संदीप, देखा जाए तो पूरे क्रिप्टो स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ ये है, क्योंकि इतना बड़ा हैक हुआ है और अब काफ़ी यूज़र्स को जो सीजी हैं वो बता रहे हैं कि बाइनेंस पहले तो काफ़ी जो फर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट भी करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ काफ़ी यूज़र्स को वो एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हैक्स बढ़ गए हैं। अगर आप बात करें अक्टूबर 2022 की, जिसे सबसे बड़ा हैक का महीना कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफाई हैक्स, हमने इस पे एक स्टोरी भी कवर की थी टॉप 11 डिफाई हैक्स के ऊपर। तो उसमें देखा गया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें हैक किए गए। डिफाई जो कि एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म माना जाता है, तो उस पर हैक हो रहा है। तो किसी ने इस पर कदम उठाना ज़रूरी था, जो सीजी ने उठाया है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है, उसे एक क्रिप्टो स्पेस को सिक्योर कैसे करे, उसके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। जी। And with this, it's a wrap in today's episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha, signing off. संदीप कसालकर। जी, and for more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, subscribe and share to our channel.